हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। रोज़ की तरह हम भी इस वीडियो में आज खोटा के सवालों को ही डिस्कस करेंगे। 20 सवाल जो है मैंने लिए हैं, तो उनको हम एक एक करके देखते हैं, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है सरकारी लाइब्रेरी को। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल, ये जो वीडियो लेक्चर कराया जा रहा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। वहाँ पर भी पब्लिश होगा आंसर के साथ, तो वहाँ से भी आप ये सारे सवालों को देख सकते हैं। तो चलिए सवालों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल है, लवतन जुगत भावत कविता में भावत का मैंने की हुआ है। तो लवतन जुगत भावत ये कौन सा बुक में है, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। भावत का मतलब वैसे तो सोचना होता है, लेकिन हम लवतन जुगत भावत कविता के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लवतन जुगत भावत जो कविता है, तो ये है आपका जो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, खोटा काटे पद्य खंडी, जिसमें कि 19 कविताएं, उन्हीं में से एक है लवतन जुगत भावत। तो लेखक हो जाएंगे ए.के. झा और बुक हो जाएगा खोटा काटे पद्य खंडी। और ये कब लिखा गया था ए.के. झा के द्वारा? तो 1967 में लिखा गया था। और यहाँ पे लवतन का मतलब होता है नया, और जुगत का मतलब होता है विचार, और भावत का मतलब होता है सोचना। तो नए विचारों को सोचना अगर हम देखें, लवतन जुगत भावत का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ जो नए नए विचार या बात को सोचते हैं, तो वो इसका मतलब है लवतन जुगत भावत का। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि भावत का मतलब क्या होता है, तो भावत का मतलब होगा सोचना। लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन पे अगर गौर करें, तो ऑप्शन पे जो है यहाँ पे सोचना तो है ही नहीं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जो ये बुक है एमसीक्यू वाला, तो उसमें भावत का मतलब दिया हुआ है नितराय के। और मान लीजिए कि उसी बुक से ये सवाल डायरेक्टली उठा करके कॉपी पेस्ट करके जैसे से आपसे पूछ ले, तो आप तो सोचेंगे कि भावत का मतलब, इसका मतलब जो राइट आंसर है तो वो तो सोचना होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। या तो आप कोई गलत आंसर कराएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। तो याद रखिए कि भावत का आंसर बुक में दिया हुआ है नितराय के, ठीक है। तो जो ऑप्शन हमें मिलेगा, ऑप्शन में जो हमें मिलेगा सोचना रहेगा, तो हम सोचना पे सबसे पहला आंसर देंगे, सोचना। क्योंकि ए.के. झा का जो बुक है, तो उसमें भी भावत का मतलब सोचना बताया गया है ना। तो भावत का मतलब सोचना होता है। लेकिन मान लीजिए कि ऑप्शन में भावत ना हो के नितराय के मिल जाएगा, तो हमें नितराय के पे जाना होगा आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिए कि भावत का मतलब एमसीक्यू वाला बुक में नितराय के दिया हुआ है, लेकिन ए.के. झा का बुक में सोचना दिया हुआ है इसका मतलब। अगला है, डहरेक दीवानी किनकर रचना ला गई। तो ये जो डहरेक दीवानी है, तो ये किन के द्वारा रचा गया है, तो इसके भी लेखक है ए.के. झा। और ये जो डहरेक दीवानी नाम का कविता है, तो ये भी खोटा काटे पड्डे खंडी बुक में है। और इसी तरह से खोटा में और एक कहानी है डहरेक डुवानी के नाम जैसा ही, एकदम सिमिलर, जिसका नाम है जिनगिक डुवानी। तो हमने जिनगिक डुवानी का जो नाम है, तो उसको हमने कैसे याद रखा था, उबार लो जिंदगी ने तो डुवानी हो जाएगा, फिर धुआं धंधा के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जिनगिक डुवानी नाम का जो कहानी है, तो वो संत भाटी पुस्तक में है, जिसके लेखक है विनोद कुमार, है ना। तो वो याद रखें कि जिनगिक डुवानी एक कहानी है और वो सोंधवाटी पुस्तक में है। लेकिन यहाँ पे सवाल है, डहरेक डुवानी किनकर रचना है। तो डहरेक डुवानी ये खोटा काटे पड्डे खंडी में है, जिसके लेखक है ए.के. झा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कविता है, तो ये है डहरेक डुवानी। और यहाँ पे डहरेक डुवानी जो है, तो ये खोटा काटे पद्य खंडी में ए.के. झा लेखक हैं, और इसका पहली बार रेडियो में प्रकाशन हुआ था 1981 में। और यहाँ पे खोटा भाषा में जो डहर होता है, तो वो होता है रास्ता, और डुवानी का मतलब होता है रोना, ठीक है। तो रास्ते का रोना या राह का रुदन कह सकते हैं हम, इसका मतलब है डहरेक डुवानी का। अगला सवाल है, कौन कविताएं भारत एक दुर्दशा और गरीबी समस्या के उखरवल गेल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कविता हैं, तो इनमें से कौन सा कविता है जिसमें कि भारत की जो दुर्दशा है उसमें गरीबी के बारे में दर्शाया गया है। तो ये हो जाएगा भारत एक मोहड़ा 1। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि भारत एक मोहड़ा 1 जो है, तो उसमें भारत की गरीब जनता की समस्याओं को दिखाया गया है। और वहीं पे भारत एक मोहड़ा 2 में भारत की जो अमीर जनता है, तो उसके बारे में दिखाया गया है कि किस तरह अमीर लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, लोगों के पास खाने का जो है खाने का इतना कमी है, फिर भी वो मस्त एकदम ब्रेड वगैरह खाते हैं। तो उस टाइप से जो अमीर जनता है, तो उनके बारे में दिखाया गया है भारत एक मोहड़ा 2 में, उनका लाइफ स्टाइल के बारे में। और जो गरीब जनता है, तो उनके बारे में वर्णन किया गया है भारत एक मोहड़ा 1 में। तो यहाँ पे गरीबी समस्या के बारे में पूछा गया है, तो ये भारत एक मोहड़ा 1 में बताया गया है ए.के. झा के द्वारा। अगला सवाल है, चासाक छुआ के की भैल बतवल गेल है। तो चासाक छुआ को की भैल बतवल गेल है, तो ये हो जाएगा बबुआन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा बबुआन।
और ये कहाँ से सवाल पूछा गया है, तो ये सवाल पूछा गया है आपका जो अगला सवाल यहाँ पे देखिए। अगला सवाल है कि जो भगवान शंकर है तो ये कौन गाछक ठावे आसन जमावो हथ। तो ये भगवान शंकर जो है तो किस पेड़ की छाया में अपना आसन जमाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बरगाछ। क्योंकि जो ये कविता आप देख सकते हैं, हर हरि मिलन, किधर गया, यहाँ, हाँ ये रहा, हर हरि मिलन। तो ये जो हर हरि मिलन है तो ये जो कविता है तो ये एक मौनी फूल में है, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो। और उसी में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है वो जब भगवान विष्णु से मिलते हैं, हर यानी कि शिव भगवान के बारे में, शिव भगवान के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है तो वो हर किया गया है, और विष्णु भगवान के लिए किया गया है हरि। तो ये दोनों जब अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मिलते हैं तो वो दोनों जो है बरगद की पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बरगद की पेड़ की छाया के नीचे बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि भगवान शंकर कौन गाछक ठावे आसन जमावत। तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, बोर गाछ। बोर गाछ यानी कि बरगद का पेड़। अगला जो सवाल है वो है मूसा मारे खातिर कौन दवाई बतवल गेल है। तो मूसा मारे खातिर यानी कि चूहा मारने के लिए जो है कौन सा दवा बताया गया लेखक के द्वारा। तो ये सवाल कहाँ से पूछा गया है तो वो भी सबसे पहले देख लीजिए। ये सवाल पूछा गया है आपका जो धधाइल मूसा कविता है वहाँ से। जो धधाइल मूसा कविता है तो ये आपका एक मौनी फूल में है, जिसके लेखक है कवि संतोष कुमार महतो। और यहाँ पे धधाइल का मतलब होता है कोटा भाषा में बहका हुआ, बहका हुआ, और मूसा का मतलब हो गया चूहा। तो जो चूहा है तो वो बहका हुआ है। तो यही चूहा के बारे में जो है क्या बताया गया कि कौन सा दवा से मार देंगे चूहा को। तो ये यहाँ पे जो कविता है तो वहाँ पे देख सकते हैं चूहा मारने की दवा जहर जो है तो वो बताया गया है रैट फो को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे रैट फो ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, रैट फो जो है तो उसको चूहा मारने का दवा बताया गया है। अगला सवाल है शिव जी करधनिक प्रतीक की हकई। तो शिव जी का जो करधनिक प्रतीक है तो वो क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा रेल लाइन। तो शिवधनिक करधनिक प्रतीक जो है तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है रेल लाइन। ये सवाल कहाँ से पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए ये कविता है एक चंद्रपुरा दर्शन एक मौनी फूल में, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो, जो कि एक प्रतीकात्मक कविता है। और इसी कविता में जो चंद्रपुरा को जो विद्युत कारखाना है झारखंड में, बोकारो जिले में स्थित है जो, तो वहाँ पे चंद्रपुरा का जो कारखाना है तो उसको शिव जी का प्रतीक के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है।
और ये जो कारखाना है चंद्रपुरा का विद्युत कारखाना, तो ये अमेरिका देश की मदद से बनाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बोकारो के चंद्रपुरा के रंगामाटी नामक स्थान में स्थित है। और यहाँ पे जो शिव का पत्नी या शिव का सहचरी है, तो उसके रूप में दुग्धावासी यानी कि दुग्धा के जो निवासी है तो उनको बताया गया है। और रेल लाइन जो है वहाँ पे, तो उसे शिव जी का करघनी के रूप में बताया गया है, यानी कि शिव जी का जनेऊ जो जिसको कि आभूषण के रूप में कमर में पहना जाता है, तो उसका प्रतीक के रूप में रेल लाइन को बताया गया है। इसी तरह शिव के नाक से निकलने वाला जो गांजा का धुआं है, तो उसके रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है चिमनी का धुआं, यानी कि चंद्रपुरा का जो कारखाना है तो वहाँ से जो चिमनी लगा हुआ है तो उसे जो धुआं निकलता है तो उसे बताया गया है कि वो धुआं नहीं है बल्कि शिव जी का नाक से निकलने वाला गांजा का धुआं है। इसी तरह शिव जी के जो गले में माला है तो वो बताया गया है कारखाने के आसपास में जितने भी कर्मचारियों के रहने के लिए जो कॉलोनी बनाया गया है तो उन कॉलोनियों को बताया गया है कि वो कॉलोनी नहीं है बल्कि शिव के गले का माला है। इसी तरह जो उस आसपास में जो नाली का पानी है तो उसे बताया गया शिव का स्नायु मंडली को। और शिव के सर में जो चंद्रमा है तो उसे बताया गया है चंद्रपुरा जंक्शन को। तो ये कुछ फैक्ट हैं चंद्रपुरा दर्शन से जो कि आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे करघनी का प्रतीक क्या है, तो ये हो जाएगा रेल लाइन। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला है बैगन भरता कैसन बनवल जाए। तो बैगन भरता कैसे बनाया जाता है भैया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा खींचा बैगन से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, खींचा बैगन। तो ये बैगन भरता कहाँ से कौन सा बुक है कोटा का बुक है में, तो ये है एक मवनी फूल। एक मवनी फूल जिसको संतोष कुमार महतो ने लिखा है, और उसी में से जो है बैगन भरता के नाम से कविता भी है। तो वहीं से बताया गया है कि बैगन भरता जो है तो ये खींचा बैगन से बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, खींचा बैगन। अगला सवाल है 10वां, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन कौन कविता में उखरवल गेल है। यानी कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ये जो सेंटेंस है तो ये कौन सा कविता में प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पढ़वैया छौवा सबके। और ये जो पढ़वैया छौवा सबके है तो ये भी एक मौनी फूल जो कविता बुक है तो उसी में है, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो। उसी में प्रयोग किया गया है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। पढ़वैया छौवा सबके जो कविता है तो उसके लेखक है संतोष कुमार महतो। कौन सा बुक में है, एक मौनी फूल में, उसी में प्रयोग हुआ है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अगला है सांपेक 20 झरे मकिन गरीबीक 20 नाय। ठीक है, तो ये जो वाक्य है सांपेक 20 झरे मकिन गरीबीक 20 नाय, यानी कि सांप का 20 झर जाता है लेकिन गरीबी का जो 20 है तो वो ख़त्म ही नहीं होता, गरीबी कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ये कौन सा नाटक में उखरवल गया है, कौन सा नाटक में प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा चाबी काठी। ठीक है, तो चाबी काठी में प्रयोग किया गया है ये सांपेक 20 झरे मकन गरीबी के 20 नाए झड़े। ठीक है, तो ये याद रखें कि चाबी काठी में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे चाबी काठी बात आ गया है तो चाबी काठी के बारे में हम पूरा डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन होता रहे। तो यहाँ पे देखिए चाबी काठी नाटक, इसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी। और यहाँ से चाबी काठी पढ़ने के लिए हमें चाबी काठी पे घुसना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए चाबी काठी जिसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी, और इस बुक का संपादक है गिरिधारी गोस्वामी आकाशकोटि। और इसमें 2 शब्द लिखा गया है श्रीनिवास पानोरी जी के जो बेटे हैं अर्जुन पानोरी उनके द्वारा। और यहाँ पे जो लेखक परिचय लिखा गया है तो वो विनोद रवानी के द्वारा लिखा गया। भूमिका लेखन लिखा गया इस बुक का गिरिधारी गोस्वामी आकाश खोटी के द्वारा। और इसका जो पहला प्रकाशन है तो ये 2006 में आया था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, प्रकाशक का नाम है बालेडी खोटा कमेटी बोकारो। इसमें चाबी काठी नाटक में टोटल जो अंक हैं तो वो है 1 और दृश्यों की संख्या टोटल 20 है। इसी चाबी काठी नाटक का मुख्य पात्र जो रहता है तो वो रहता है शंभू। और शंभू की जो माँ रहती है तो उसका नाम रहता है सोहागी। यहाँ पे देख सकते हैं शंभू की माँ हो गया सोहागी। और ये शंभू जो है तो ये काम की तलाश में कहाँ पे जाता है, कौन सा शहर, धनबाद का रहने वाला है। और धनबाद पे ही ये धनबाद शहर में काम करने के लिए जाता है। और वहाँ पे जो है तो ये किसके बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल में नौकरी मिलता है। स्कूल में नौकरी पे कौन रखता है इसको, रत्ती राम के द्वारा। और रत्ती राम के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता है। अगला है शंभू कहाँ नौकरी कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि शंभू कहाँ नौकरी करता था, तो ये धनबाद में नौकरी करता था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा धनबाद में। और इसी नाटक का देखिए यहाँ पे जो विलेन रहता है तो वो रहता है साहूकार जमींदार जिसका नाम है कालू राम।
और कालूराम के 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना है, उसके नौकर रहते हैं संतू और सिंह जी, और इसका जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है रोहन, और कालूराम का जो मुंशी रहता है तो उसका नाम रहता है फकीरा। अगला है डाह नाटक दूसरा संस्करण कौन बचर करल गेल हलय। तो कौन सा वर्ष में डाह नाटक का दूसरा संस्करण जो है तो ये प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2009। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 2009। अब यहाँ पे डाह नाटक आ गया है तो इसके भी बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं सब चीज़। तो यहाँ पे देख लीजिए डाह नाटक के जो लेखक है तो वो है सुकुमार, और इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। और डाह नाटक जो है तो ये डाह, यहाँ पे डाह का मतलब होता है जलन या स्त्रियाँ, और इसका जो प्रकाशक है तो वो है श्रीमती मूर्ति देवी। और इसका पहला संस्करण आया था 1992 में, और दूसरा संस्करण यहाँ पे 2010 है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें 2009 भी मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे 2010 तो है ही नहीं, तो ये 2009 अवेलेबल है, तो हम इसी पे राइट आंसर के रूप में इसी को चूज करेंगे 2009। ठीक है, तो 2010 रहेगा तो 2010 करना है, 2009 रहेगा तो वो करना है, और अगर दोनों रहेगा तो हो जाएगा कन्फ्यूजन, लेकिन हमें 2010 करना है क्योंकि जो बुक हैं ज़्यादातर तो उनमें 2010 ही है। ठीक है, तो 2010 हो जाएगा दूसरा प्रकाशन। तीसरा प्रकाशन जो है 2019 हो जाएगा। और इस नाटक को पहला बार खेला गया था बसंत पंचमी के दिन 7 फरवरी 1984 को। और यहाँ पे सुरेश कुमार विश्वकर्मा जो है, जो कि इसके लेखक है, उनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 को बोकारो के भेंडरा जिले में, जो कि आज के कहाँ पे पड़ता है, धनबाद गोमो में। अगला है उद्भासल कर्ण नाटक के कुल कई गो अंक है। तो उद्भासल कर्ण जिसके लेखक है कौन, श्रीनिवास पानोरी। और इसमें टोटल नाटकों की जो नाटक है तो उसमें टोटल अंक जो है तो वो है 1। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा C 1। अब यहाँ पे उद्भासल कर्ण है तो इसके भी बारे में हम थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। तो यहाँ से जाना है उद्भासल कर्ण, देख सकते हैं यहाँ पे इसके लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी। और यहाँ पे उद्भासल कर्ण जो है, उद्भासल का मतलब खोटा में होता है उपेक्षित या तिरस्कृत, यानी कि जिसका समाज ने बहिष्कार कर दिया है। तो उद्भासल कर्ण का मतलब होता है उपेक्षित कर्ण या तिरस्कृत कर्ण। और ये श्रीनिवास पानोरी जी का पहला नाटक है। और ये नाटक में किस तरह का है, बहुअंकी है या एकांकी है। और लेखक है श्रीनिवास पानोरी जी, और जो उनका पुत्र का नाम है तो वो है अर्जुन पानोरी। उन्हीं के प्रयास से ये नाटक प्रकाशित हुआ था। और नाटक का आधार है वही जो महाभारत के पात्र हैं कर्ण, तो उन्हीं के जीवन पर आधारित है। और ये लिखा गया था 1963 में। और इसका जो प्रकाशक है तो वो है नारायण महतो, और भूमिका भी लिखा गया है नारायण महतो के द्वारा। इसमें टोटल अंकों की संख्या 1 हो जाएगा और दृश्यों की संख्या हो जाएगा टोटल 11। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है क्या, नाटक में कुल अंकों की संख्या, तो ये 1 हो जाएगा अंक, और दृश्य पूछा होता तो ये होता 11। अगला है बिशुनपुरक दुर्गा पूजा किनकर लिखल संस्मरण हकै। तो बिशुनपुरक दुर्गा पूजा जो है तो किसके द्वारा लिखा गया संस्मरण है, तो ये हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी। तो राइट आंसर C हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी। अब यहाँ पे संस्मरण आ गया है तो कुछ हम खोटा के संस्मरणों को देख लेते हैं कि उनके लेखक कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संस्मरण पे जाना है, और संस्मरण पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं खोटा भाषा में जो संस्मरण है बोरवाडा कखेबोर, तो ये लिखा गया है शांति भारत के द्वारा, और ये श्रीनिवास पानोरी जी के जीवन से संबंधित है। इसी तरह खोटा में और एक संस्मरण है कम्युनिस्ट विचारधारक लोक पानोरी जी, तो ये भी श्रीनिवास पानोरी जी पे से संबंधित है, जिसको लिखा है शिवनाथ प्रमाणिक ने। और यहाँ पे जो हमें पूछा गया है तो वो पूछा गया है बिशुनपुरक दुर्गा पूजा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बिशुनपुरक दुर्गा पूजा है तो ये लिखा गया है जनार्दन गोस्वामी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी, यहाँ पे जो ऑप्शन C है ये। और इसी तरह से यहाँ पे अगर पूछा होता है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये जो संस्मरण है किन से संबंधित है, तो वो संबंधित है राधा कृष्ण से, जिसको लिखा है गोविंद महतो जंगली ने। इसी तरह यहाँ से देख सकते हैं खोटा साहित्य पुरोधा पानोरी जी, ये लिखा गया विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। मने परे से आवल खेड़ा अधपूर्वा यात्रा पंचम महतो ने लिखा है। उज्जवल खोंदा ये भी जनार्दन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। हसमुख लोक कवि तितकी राय, जो कि तितकी राय पे आधारित है, जनार्दन गोस्वामी ने लिखा है। सरल सहज संतोष बाबू, इसको लिखा है परितोष कुमार प्रजापति ने। खोठाक चासा गोविंद महतो जंगली, इसको लिखा है डॉक्टर गजेंद्र महतो प्रभाकर ने। अगला सवाल है
बोकारो स्टील सिटी स्थापनाक बोराई बिहार के मुख्यमंत्री के रहो हत। तो जब बोकारो स्टील सिटी का स्थापना हो रहा था, बोकारो स्टील सिटी का स्थापना हो रहा था, तो उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, श्री कृष्ण सिंह सीएम थे जब बोकारो स्टील कंपनी का निर्माण हो रहा था। अगला है राम नारायण ऊपर जीवनी के लिखल हत। तो राम नारायण जो है तो उनके ऊपर जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया जयवीर साहू के द्वारा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जयवीर साहू इसके लेखक है। राम नारायण पे जो जीवनी लिखा गया है वो। अब यहाँ पे जो राम नारायण है तो इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं पूरा डिटेल में। तो यहाँ से देख सकते हैं खोटा का जो 10वां क्लास का किताब है खोटा भाषा में दू डायर जिरोल फूल, तो उसमें 3 जीवनी दिया हुआ है, जिसमें से एक जीवनी है राम नारायण सिंह का जिसके लेखक है जयवीर साहू। इसी तरह जो शेख भिखारी है तो उनका जीवनी लिखा गया है पारसनाथ महतो के द्वारा, और जो विनोद बिहारी महतो हैं तो उनका जीवनी लिखा गया है श्याम सुंदर महतो के द्वारा। इसी तरह इंटरमीडिएट का जो खोटा का किताब है खोटा गद्य पद्य संग्रह, तो उसमें 2 जीवनी है, एक है बड़का बुजुर्ग बिरसा जिसको लिखा है एके झा ने, और शेख भिखारी का जीवनी इसमें भी है पारसनाथ महतो के द्वारा जो लिखा गया है वो। इसी तरह 9वां क्लास का खोटा का किताब जो है तो उसको दू डायर प्लास फुल नाम है, और इसमें 3 जीवनी दिया हुआ है, एक है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जिसको लिखा है पारितोष कुमार प्रजापति ने, और प्रदीप कुमार दीपक ने श्रीनिवास पानोरी जी का जीवनी लिखा है। इसी तरह जो श्याम सुंदर केवट रवि हैं तो इन्होंने विश्वनाथ दसौंधी राज का जीवनी लिखा है। तो यहाँ पे राम नारायण का पूछ रहा है कि उनका जीवनी किसने लिखा है? तो जयवीर साहू ने लिखा है, और कौन सा बुक में शामिल है? 10वां क्लास का किताब दू डायर जिरोल फूल में। अगला है श्याम सुंदर किनकर जीवनी लिखले हत। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो श्याम सुंदर है तो इन्होंने किसका जीवनी लिखा था? तो ये विनोद बिहारी महतो का लिखा है। तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो। यहाँ पे देख सकते हैं जो श्याम सुंदर महतो हैं, श्याम सुंदर महतो श्याम, तो इन्होंने विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखा है, और ये दू डायर जिरोल फूल में शामिल है। अगला है संकरी नदी कछार तितकी पत्रिकाएं कौन बचर प्रकाशित भेल है। तो ये जो संकरी नदी कछार है तो ये तितकी पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2000 में। ठीक है, तो वर्ष 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 में तितकी पत्रिका में छपा था संकरी नदी कछार। अब इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो संकरी नदी कछार है तो इसके लेखक है शिवनाथ प्रामाणिक। इसी तरह इनके द्वारा और 2 यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, एक है माना गावे टवाने और दूसरा है झूमर खेलवा पहाड़। तो ये तीनों जो यात्रा वृत्तांत है संकरी नदी कछार, माना गावे टवाने, झूमर खेलवा पहाड़, तो इन तीनों के लेखक है शिवनाथ प्रामाणिक, और ये तितकी पत्रिका में कब छपा था? वर्ष 2000 में। अगला है अंडमान में कई गो द्वीपें मनुष्य रहो हत। तो अंडमान में कितना द्वीप है जिसमें कि मनुष्य का निवास है? तो ये है टोटल 26। ठीक है, तो 26 द्वीप है अंडमान के जिसमें कि मनुष्य रहते हैं।